बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी बच्चों, सेकंड लेक्चर हमारा फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स हमने शुरू की हुई है और इसको हम पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं और इसमें से इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज़ सब कुछ तैयार करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सेकंड लेक्चर हमारा यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, यहाँ तक एंड किया था कन्वेंशंस फॉर यूजिंग एसआई यूनिट। हमारे जो एसआई यूनिट हैं सिस्टम इंटरनेशनल वाले, जो पीछे हमने पढ़े सारे, उनको यूज़ करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है वो चीज़ें उसने यहाँ गिनवाई हुई हैं। सो देखिए, कहता है यूज़ ऑफ एसआई यूनिट रिक्वायर स्पेशल केयर। खास कहता है ध्यान रखना पड़ता है जब आप इनको यूज़ कर रहे हो, मोर पर्टिकुलरली इन राइटिंग प्रीफिक्सेस। और जाहिर है कि बहुत ज़्यादा ध्यान तब है जब आप प्रीफिक्सेस लिख रहे हैं, 10 की पावर में चीज़ें लिख रहे हैं। तो उनमें से कुछ पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो नंबर 1 ये है, ईच एसआई इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। हर एसआई सिस्टम को हमने सिंबल से शो कराना है, नॉट एन एब्रीविएशन। उसकी एब्रीविएशन नहीं बना लेनी है। अब जैसे मीटर है तो हमने MET लिख देना है, ठीक है। अब उसका जो प्रॉपर एक सिंबल है मीटर का M, हमने वही लिखना है। स्मॉल m है तो वही लिखना है। इस तरह से एग्जैक्ट उसकी जो चीज़ है वो लिखनी है, उसका सिंबल यूज़ करना है। जैसे हमारे एलिमेंट्स होते थे केमिस्ट्री के अंदर, तो ऑक्सीजन के लिए सिर्फ O यूज़ करते हैं, OX यूज़ नहीं करते, एंड सो ऑन। इस तरह से हैंस करेक्ट यूज़ ऑफ द सिंबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एग्जाम्पल भी देखें साथ उसने दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल वी शुड यूज़ A नॉट फॉर AMP। वो होता है ना करंट के लिए एम्पियर होती है उसकी यूनिट, तो बजाय एम्पियर का AMP लिखने के सिर्फ A लिखना है, क्योंकि जाहिर है जैसे मीटर की मैंने एग्जांपल दिया आपको, सेकंड है तो उसका S होता है यूनिट, SEC नहीं होता। तो इस तरह से करके हमें चलना है। नंबर 2, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। अगर आपने पूरा नाम लिखना है तो उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो साथ उसने दी हुई हैं। एग्जाम्पल कहता है जब न्यूटन लिखना है आपने, तो ज़ाहिर पूरा न्यूटन जब आप लिख रहे हैं तो N जो है वो छोटा डालना है, ठीक है ना। न्यूटन की अगर सिंबल आप N लिख रहे हैं तो वो कैपिटल N लिखते हैं, लेकिन अगर पूरा न्यूटन लिख रहे हैं तो फिर N छोटा होना चाहिए। मीटर जो है उसका M जो है वो छोटा होना चाहिए। और एक्सेप्ट, वही बात, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन सेल्सियस है, तो जब आप सेल्सियस यूज करेंगे तो वहां पे अपने C जो है वो कैपिटल वर्ड यूज करना है। नंबर 3 है सिंबल्स अपीयर इन लोअर केस। सिंबल्स जब हमने शो कराने हैं, जैसे मीटर का M और सेकंड का S, तो वो लोअर केस होने चाहिए, छोटी ABC होनी चाहिए। तो मीटर के लिए स्मॉल m है, सेकंड के लिए स्मॉल s है, लेकिन अगेन इसमें भी एक्सेप्शन है कि लीटर के लिए जब आपने L यूज करना है तो वो कैपिटल L यूज होता है। तो एक्सेप्शन जो है वो हर जगह मौजूद हैं। नंबर 4, सिंबल्स नेम आफ्टर साइंटिस्ट, यानी वो सिंबल जिनका नाम साइंसदानों के नाम पे रखा गया है, हैव इनिशियल लेटर्स कैपिटल। तो उनके जो इनिशियल लेटर्स हैं वो हम कैपिटल कर देते हैं। जैसे न्यूटन है तो न्यूटन के लिए हम सिंबल जो है वो N यूज करते हैं, तो वहां पे N को कैपिटल हम यूज कर रहे हैं। पास्कल जो है वो भी जाहिर है साइंटिस्ट के नाम पे है, तो पास्कल का जब PA लिखना है तो वो भी P जो है वो कैपिटल हो जाएगा। और वाट जो है वो भी साइंटिस्ट का नाम है, तो W जो है उसका बड़ा हो जाएगा। तो सिंबल जब हम लिख रहे हैं उनका जो साइंसदानों के नाम पे हमने रखे हुए हैं, तो वो सिंबल जो है वो हमने कैपिटल लेटर में लिखना है। ये नंबर 4 पॉइंट है। नंबर 5, सिंबल्स एंड प्रीफिक्सेस आर प्रिंटेड इन अपराइट रोमन स्टाइल रिगार्डलेस ऑफ द टाइप स्टाइल इन सराउंडिंग टेक्स्ट। तो नंबर 5 में ये कह रहा है कि जब आप सिंबल और प्रीफिक्स को आप लिखेंगे तो उसको आपने रोमन स्टाइल में लिखना है। जाहिर है वो लिखने का स्टाइल होता है, तो जब आप ये देखें 50 और मीटर लिख रहे हैं तो हमेशा ये रोमन स्टाइल में ही होना चाहिए। उसके पीछे आप किस तरह से लिख रहे हैं, आगे किसी और तरह से लिख रहे हैं, वो डजंट मैटर। यानी आपका जो स्टाइल है लिखने का, वो कोई और स्टाइल भी है आपका, तो वो आप यूज़ करें। लेकिन कहता है कि जब आपने सिंबल लिखना है या प्रीफिक्स लिखना है तो वो हमेशा रोमन स्टाइल में होना चाहिए, ठीक है। रोमन स्टाइल को अपराइट स्टाइल भी कहते हैं। तो जिस तरह से ये 50M लिखा हुआ है इसी स्टाइल से होना चाहिए। अब यहाँ पे तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट ही रोमन स्टाइल में लिखा हुआ है, लेकिन जाहिर है कि रोमन के अलावा भी अब देखें ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब आप खोलते हैं तो वहाँ पे ढेर लगा हुआ है डिफरेंट स्टाइल तरह से लिखने का, तो वो स्टाइलिश अंदाज होता है। मुझे नाम याद नहीं आ रहे, बहुत सारे ढेर नाम लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि आपने रोमन स्टाइल में ही लिखना है सिंबल को और प्रीफिक्स को, ये आपने याद रखना है। नंबर 6 में कहता है सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। कहता है ये जो सिंबल्स होती हैं उनकी जमा नहीं होती, ठीक है, वो प्लूरल नहीं बनता। फॉर एग्जांपल कहता है 1 मिलीमीटर है, 100 मिलीमीटर है, तो उसने मिलीमीटर ही रहना है। अब 1 की जगह 100 आ गया तो 7 मिलीमीटर ही है, सिंबल ने मिलीमीटर ही रहना है। 1 kg है, उसकी जगह 60 kg आ जाए, kg ने kg ही रहना है। ये पॉइंट ये है कि kg का कोई प्लूरल नहीं है, कोई जमा नहीं है उसका।
ठीक है, सिंबल जो है उसने वही रहना है, उसके साथ जो नंबर्स हैं वो कम ज़्यादा होंगे, अकेला नंबर हो सकता है, ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, बट यूनिट ने वही रहना है, जो उसका सिंबल है वही रहेगा। नंबर 7 कहता है नो फुल स्टॉप और डॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल। कहते हैं जब आप सिंबल लगाते हैं तो उसका आगे डॉट नहीं लगाना, फुल स्टॉप नहीं लगाना, लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि जब आपका जुमला एंड हो रहा है और जुमले के एंड पे ही आप जो है उसको सिंबल को लिख रहे हो, तो फिर आप ज़ाहिर है डेफिनेटली फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। नंबर 8 प्रीफिक्सेस इज रिटन बिफोर एंड विदाउट स्पेस टू बेस यूनिट। कहते हैं जब प्रीफिक्सेस आप लिखते हैं तो उसमें कहते हैं स्पेस नहीं आपने डालनी, जैसे ये मिली लीटर है तो मिली लीटर, तो लीटर के साथ मिली का एम यूज कर रहे हैं तो बीच में देखें स्पेस नहीं छोड़ रहे। इसी तरह नंबर 9 है बेस यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट। जो बेस यूनिट होती हैं उनमें फिर कहता है कि एक जगह एक स्पेस आप जो है उसके दरमियान छोड़ देते हैं। लीव अ स्पेस इवन बिटवीन द नंबर्स, कहता है नंबर के दरमियान भी आप स्पेस जो है वो छोड़ सकते हैं। अब जैसे 1 kg है तो 1 और kg के दरमियान देखें उसने स्पेस छोड़ी है। अब 10, अब देखें 10 के बाद ये जो मीटर है तो उसमें भी स्पेस छोड़ दिया उसने, और मीटर के बाद जब सेकंड लिखने लगा है तो वहां पे भी स्पेस छोड़ दी है। ठीक है ना, तो क्योंकि मीटर और सेकंड डिफरेंट चीजें हैं ना, यहाँ पे केजी एक ही चीज है, तो इसलिए किलो के और जी के दरमियान ही स्पेस बनानी। ठीक है ना, ये तो ऊपर उसने कहा कि प्रीफिक्स, क्योंकि किलो जो है वो प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स में और यूनिट में उसका क्या उसको कहते हैं सिंबल में आपने जगह नहीं छोड़नी। ठीक है, लेकिन जब आप दो सिंबल्स लिख रहे हैं या सिंबल के साथ यूनिट उसकी जो क्वांटिटी लिख रहे हैं वहां पे आपने एक एक स्पेस जो है वो जरूर छोड़नी है। ये हमारा नंबर 9 है। नंबर 10 में क्या है, कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड प्रीफिक्सेस आप नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहा है माइक्रो 2 दफा आ रहा है, तो कंपाउंड हो गया ना, कंपाउंड का मतलब ये होता है एक से ज्यादा दफा एक चीज का आना, तो माइक्रो माइक्रो नहीं कर सकते, वो फिर आपको कन्वर्ट करना होगा ना, 2 माइक्रो 10 की पावर -6 तो वो -12 हो जाएंगे, तो -12 जो है वो पीको बन जाता है, तो बजाय 2 माइक्रो माइक्रो लिखने के वहां पे आपको पीको लिखना चाहिए। तो इसलिए कहता है कि ये जो कंपाउंड वाला केस है ये वाला हमारा गलत है, इस तरह से नहीं लिखना होता। और नंबर 11 है, कहता है व्हेन बेस यूनिट ऑफ मल्टीपल इज रेज टू अ पावर, यानी कि उसकी जो बेस यूनिट है और उसका कोई मल्टीपल है तो उसकी कोई पावर आप लेते हैं ज़्यादा। ठीक है, द पावर अप्लाई टू होल मल्टीपल, तो सारे के ऊपर जो है उसने पावर ने अप्लाई होना है, नॉट टू द बेस यूनिट अलोन। और अगेन पढ़ने से इतनी हाँ समझ नहीं आती है, जो एग्जाम्पल का रहा होता है ना वहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे कह रहा है 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो अब 1 का भी वैसे स्क्वायर लें तो जाहिर है वो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, लेकिन किलोमीटर का स्क्वायर जब लेना है तो किलो का भी स्क्वायर लिया जा रहा है, साथ मीटर का भी स्क्वायर लिया जा रहा है, ये असल बात है। किलो जो है वो देखें उसका वो प्रीफिक्स आ गया ना, तो साथ मीटर भी है तो प्रीफिक्स भी है और साथ उसकी जो सिंबल भी है, तो दोनों का स्क्वायर लिया जाएगा। किलो देखें क्या होता है 10 की पावर 3 और साथ मीटर मीटर ही है, अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ब्रैकेट लगी हुई है, तो ये जो पावर है ना इसकी 3, ये 3 पावर ने भी 2 से मल्टीप्लाई होना है, 3 2 देखें वो 6 हो जाएगी, और इसी तरह से साथ मीटर है तो मीटर के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल उसके कहने का मतलब ये है कि जब प्रीफिक्स हो और साथ आपके पास सिंबल हो और सारे का स्क्वायर या 3 पावर या 4 पावर ली जा रही हो, तो वो पावर जो है वो प्रीफिक्स की भी होगी और यूनिट की भी होगी, तो प्रीफिक्स को भी उतना इंक्रीज किया जाएगा और साथ जो यूनिट है उसको भी ज़ाहिर है उतना स्क्वायर या क्यूब जो है वो हम उसके साथ लिखेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स को साथ साथ गौर से समझें, फिर समझ आएगी बेहतर। नंबर 12 कहता है यूज नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन, यानी कि माइनस पावर जो है वो लगाएं इंस्टेड ऑफ सॉलिडस एम पर सेकंड। असल में हम लोगों ने जब पढ़ा था 10th क्लास में तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, अभी भी मैं कई दफ़ा मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ, मीटर पर सेकंड पढ़ते वैसे ऐसे ही है, मीटर पर सेकंड मैं कई दफ़ा लिखता भी ऐसे ही हूँ, लेकिन ये है कि हमने इस तरह से पढ़ा हुआ है। लेकिन अब ये वाला स्टाइल है कि जो ओवर में चीज़ होती है उसको ऊपर लेके जाया जाता है। सेकंड ओवर में है ना, तो सेकंड को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज़ लिखी हो तो उसकी पावर 1 मौजूद होती है, तो सेकंड ओवर में है सेकंड की भी 1 पावर है, लेकिन जब सेकंड ऊपर जाएगा, बटे से ऊपर जाएगा ओवर से, तो फिर क्या होना है कि वो जो 1 पावर है वो -1 हो जाएगी। तो इसलिए -1 पावर जब आप एक्सेलरेशन लिखते हैं तो नीचे सेकंड से सेकंड स्क्वायर से डिवाइड कर रहे होते हैं, तो जब वो ऊपर जाएगा तो वो s-2 हो जाएगी उसकी पावर। ठीक है, इस तरह से करके वो कहता है इस शक्ल में आप लिखें, वो बटा लगा के तो s ना लिखें। नंबर 13 कहता है यूज साइंटिफिक नोटेशन, डेफिनेटली साइंटिफिक नोटेशन या वो करनी चाहिए इस्तेमाल, दैट इज, और वो क्या होती है 1 नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट टू द डेसिमल। अब ज़ाहिर जैसे ये नंबर लिखा हुआ है, ये साइंटिफिक नोटेशन तो हम बड़ी दफ़ा कर चुके हैं, 9th क्लास में भी बड़ी दफ़ा किया हुआ है। तो पॉइंट देखें इसका 3 के बाद है, नॉर्मली कहाँ होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में 1 के आगे,
पहला नॉन ज़ीरो जो डिजिट होता है उसके आगे पॉइंट होना चाहिए, तो पॉइंट को हम 2 डिजिट पीछे ले जाएंगे, और जब 2 डिजिट पीछे लेके जाते हैं तो फिर 10 की पावर 2 हमने लिखनी होती है। तो ये ज़ाहिर साइंसी अंदाज़ होता है लिखने का, ये भी मैथ में, 9th के मैथ में, 9th की फिज़िक्स में बड़ी दफ़ा ये हमने किया हुआ है। और नंबर 14 कहता है डू नॉट मिक्स सिंबल्स एंड नेम्स इन द सेम एक्सप्रेशन, यानी एक ही सेंटेंस, एक ही जुमला आप लिख रहे हैं और वहीं पे आप एक दफ़ा नाम यूज़ कर रहे हैं और साथ ही जो है वो उसका सिंबल यूज़ कर रहे हैं। तो कहता है एक ही चीज़ यूज़ करें ना, यहाँ तो सिंबल बार बार यूज़ कर लें, तो यहाँ फिर वो नेम अगर आप ले रहे हैं तो फिर नेम ही यूज़ करें, मिक्स ना करें दोनों। अब देखें एग्जाम्पल क्या दे रहा है, मीटर पर सेकेंड और ms-1, कहता है कि ये तरीका यूज़ करें। या तो आप ये लिख लें जी मीटर पर सेकंड, ठीक है जी, ओके है, ये मीटर पर सेकंड लिख लिया, या आप ये वाला तरीका लिख लें ms-1, लेकिन ये नहीं करना जो आगे लिख रहा है। मीटर ओवर में अब सेकंड के बजाय SEC यूज़ कर रहा है, और मीटर का m यूज़ कर लिया, ओवर में सेकंड का पूरा सेकंड यूज़ कर लिया। तो दोनों तीनों जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी की सारी या तो सिंबल हो या फिर सारी की सारा पूरा नेम हो, ठीक है। एग्जैक्ट उस तरह से आपने चलना है, चीज़ों को मिक्स नहीं कर देना। नंबर 15 प्रैक्टिकल वर्क, जब आप प्रैक्टिकल आपके हो रहे होते हैं शुड बी रिकॉर्डेड। ज़ाहिर है अब पेंडुलम का आप प्रैक्टिकल करते हैं, 10th में आपने किया था, तो उसकी जब रीडिंग ले रहे होते हैं तो उसकी वो बात कर रहा है। शुड बी रिकॉर्डेड इन मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट, जो भी यूनिट आपको कन्वीनियंट हो। मीटर है, मीटर वाली यूनिट कन्वीनियंट लगती है वो लिखें, सेंटीमीटर की कन्वीनियंट है तो वो लिखें, एंड सो ऑन, जो भी है, किलोग्राम है, ग्राम है, वो लिखें, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज। ज़ाहिर है कौन सा तरह का इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं, स्क्रू गेज यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे सेंटीमीटर में चला जाएगा, फिर आप अगर वो पेंडुलम का कर रहे हैं तो वो मीटर्स में चला जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिहाज से प्रॉपर जो है वो उसकी यूनिट जो है आपने यूज़ करनी है। और आखिरी वाला कहता है 16 वाला, सिस्टम इंटरनेशनल डू नॉट अलाउ द यूज़ ऑफ फार्मर CGS सिस्टम। कहता है कि जो पुराने सिस्टम जो यूज़ कर रहे थे वो सारे सिस्टम आपने छोड़ देने हैं। ये जो CGS सिस्टम लिखा हुआ उसने सच एज डाइन, अर्ग, गाज, पॉइज, टॉर, ये मैंने भी कई लफ्ज़ अभी सुने हैं। तो ज़ाहिर है कि ये आम रूटीन के वर्ड्स नहीं है, ठीक है। तो ये पहला कभी ये यूज़ होते थे, तो कहते हैं अब ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी। जो सिस्टम इंटरनेशनल है अब हमें ये किलोग्राम, मीटर और चीज़ें वगैरह दी हुई हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि इनमें से चंद चीज़ें वो पूछ ले, इनमें से MCQs आ जाए, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन बना दे कि 5-6 पॉइंट्स बताएं। तो इस तरह से ये वाले जो पॉइंट्स हैं काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर आपने ध्यान से याद करना है, समझना है। अब आगे चलते हैं। अब आगे है जी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब इस पहले चैप्टर के अंदर उसने इन चीज़ों पे काफ़ी फोकस किया है, क्योंकि जब आप चीज़ें मेजर करते हैं, आप डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो वो उन सारे इंस्ट्रूमेंट की कोई ना कोई लिमिटेशन है, ठीक है ना। आप फुट्टा लेते हैं तो फुट्टे की अपनी एक लिमिटेशन है कि उसने जी इंचज़ में रहना है, इंचज़ से छोटा उसके लिए मुश्किल हो जाता है, उसमें भी छोटी छोटी ग्रेजुएशन लगी होती हैं, दायरे उसने लाइनें लगाई होती हैं, ठीक है। इसी तरह जब आप स्केल यूज़ करते हैं, वो दूसरा मीटर रूल यूज़ करते हैं, तो उसमें मीटर के साथ सेंटीमीटर भी लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें अगर आपने मिलीमीटर में जाना है तो वो जाना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह वर्नियर कैलिपर है तो उसकी भी एक लिमिट है, हर इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट करने की एक लिमिट है, उससे आगे छोटे से छोटा मेजर करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो उस वहाँ पे फिर क्या आता है, वहाँ अनसर्टेनिटी आ जाती है, मुबहमपन आ जाता है, क्लैरिटी नहीं आती। तो किस हद तक क्लैरिटी आएगी और उस हद से आगे क्लैरिटी नहीं आएगी, इस चीज़ को हम कहते हैं कि अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, कि मेजरमेंट करते हुए कितनी अनसर्टेनिटी है, और वो हमने साथ लिखनी होती है, मेंशन करनी होती है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया था उसमें कितना मुबहमपन पाया जाता है, ठीक है, कितनी चीज़ें गैर वाज़े हैं। तो वो किस तरह से होता है, नंबर्स की फॉर्म में कैसे होता है, वो यहाँ सारा उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो कहता है यू कैन काउंट द नंबर ऑफ पेजेस ऑफ अ बुक। अभी एग्जांपल ले रहा है कि अगर एक किताब है आपके पास तो उसके जो पेजेस हैं वो नंबर आप काउंट कर सकते हैं, 200 है, 300 है, एग्जैक्टली नंबर आप ले सकते हैं, बट मेजरमेंट ऑफ इट्स लेंथ, अब जब आपने उसकी लंबाई नापनी है, नीड सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो उसके लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट लेना होगा, कोई स्केल लेना होगा। एवरी इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एवरी इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, इज कैलिब्रेटेड, उसको बनाया जाता है, ठीक है, एक खास चीज़ के साथ कंपेयर करके बनाया जाता है, टू अ सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन, एक खास छोटी से छोटी हद तक,
ठीक है, उससे आगे ज़ाहिर नहीं होती। मार्क होता है, उसके ऊपर निशानियां लगाई होती हैं ऑन इट, जो उसके ऊपर लगी होती हैं। एंड दिस फैक्ट, और ये जो हकीकत है कि भाई एक खास हद तक वो जा सकता है, पुट्स अ लिमिट, तो उसके ऊपर एक लिमिट लग जाती है, हद लग जाती है रिगार्डिंग इट्स एक्यूरेसी, इसने कितना बेहतर से बेहतर उस पर मेजरमेंट करनी है, ठीक है ना। बेहतरीन मेजरमेंट के लिए उसके ऊपर हद लग जाती है कि भाई ये कहाँ तक मेजरमेंट कर सकता है। व्हेन यू टेक अ रीडिंग विद वन इंस्ट्रूमेंट, जब आप एक इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेते हैं, इट्स लिमिट ऑफ मेजरमेंट, यानी उसको मेजर करने की जो लिमिट है, इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन, वो क्या होती है, छोटे से छोटा वो डिवीजन है। डिवीजन क्या मतलब क्या है कि जो उस पर निशानियां लगी हुई हैं, जो छोटी से छोटी जो निशानी है उसकी वो बात कर रहा है। और ग्रेजुएशन, जाहिर वही बात, निशानी ऑन इट्स स्केल, जो उसके स्केल के ऊपर लगी हुई है, यानी कि उसकी जो लिमिटेशन है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन क्या है, वही जो छोटी से छोटी निशानी जो उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लगी हुई है, क्योंकि उससे छोटा वो नहीं जा सकता, क्योंकि वो सबसे छोटी लिमिट हमने उसके ऊपर ग्रेजुएशन की हुई है। सो व्हेन अ मेजरमेंट इज मेड, जब हम ज़ाहिर उसको यूज़ करते हुए एक मेजरमेंट लेते हैं, इट इज़ टेकन टू द नियरेस्ट ग्रेजुएशन, तो ज़ाहिर जो भी मेजरमेंट हम ले रहे हैं उसकी वो जो सबसे छोटी ग्रेजुएशन है, जो नंबर मार्किंग उसके ऊपर लगी हुई है उन स्केल पे, उसके लिहाज से लेते हैं। यू कैन एस्टिमेट द, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, एस्टिमेट होता है अंदाज़ा लगाना, द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा मुबहमपन, जो डाउट है, ज़्यादा से ज़्यादा जो डाउट है उसको हम अंदाज़ा लगा सकते हैं एज बीइंग वन स्मॉलेस्ट डिवीजन, और वो क्या होता है, उसकी एक छोटे से छोटी दर्जाबंदी होती है उस इंस्ट्रूमेंट की, और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो छोटा तरीन दर्जा है, जहाँ तक वो मेजरमेंट कर सकता है, वही छोटा तरीन दर्जा उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है, कि इससे आगे अनसर्टेन है। इट इज़ 1 मिलीमीटर, अब ज़ाहिर है आगे एग्जाम्पल ले रहा है, वो मीटर रूल जो होता है, एक फुट्टा होता है ना, एक पूरा मीटर होता है लंबा, जो लेबॉर्ट्रीज के अंदर वो इस्तेमाल हो रहा होता है, तो उसकी वो एग्जांपल ले रहा है। इट इज़ 1 मिलीमीटर ऑन अ मीटर रूल दैट इज़ ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर्स। अब ज़ाहिर है एक लंबा स्केल जो है उसके अगर आपने मिलीमीटर, छोटे से छोटा जो पॉइंट है वो मिलीमीटर का बनाया हुआ है, तो डेफिनेटली उसकी जो अनसर्टेनिटी है वो मिलीमीटर्स, 1 मिलीमीटर आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल ज़रा समझिएगा, इफ़ वन एज ऑफ द बुक कंसाइड विद 10 सेंटीमीटर मार्क एंड द अदर विद 33.5 सेंटीमीटर मार्क, कहता है एक किताब है आपके सामने और उसका एक कोना, जब आप ज़ाहिर स्केल उसके साथ रखते हैं, अब ऐसे करके बुक नहीं है मेरे पास, मैं लेके आता हूँ, ये बुक ज़रा देखिएगा कि ये देखें, बुक मैं ले आया, ये बुक भी हमारी फिज़िक्स की है, 9th क्लास की बुक है। अब जाहिर है कि हमने इसकी मेजरमेंट करनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेजरमेंट करनी है, तो मैं कुछ स्केल रखूँगा इसके साथ, वो मीटर रूल, तो मीटर रूल रख रहे हैं, तो कहता है यहाँ से जो मेजरमेंट आती है वो तकरीबन आती है 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे स्केल हमारा 10 पे है, और इधर जो है हमारा स्केल जो है हमें नज़र आ रहा है वो 33.5 पे है, ठीक है। तो इधर से 10 और इधर से 33.5। अब यहाँ से हमने अनसर्टेनिटी कैसे मेजर करनी है, तो ये वो कह रहा है 10 सेंटीमीटर मार्क एंड द अदर विद 33.5 सेंटीमीटर मार्क, देन द लेंथ विद अनसर्टेनिटी इज गिवन बाय। अब ये ज़रा समझने वाली बात है, देखें एक तरफ से आप मेजरमेंट लेना 33.5, तो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है 0.05, क्योंकि जब आप एक कोने से यहाँ से मेजरमेंट ले रहे हैं तो जाहिर है आप देख तो रहे हैं, ऐसे गौर से देख रहे हैं कितना आ रहा है, लेकिन फिर भी जाहिर है उसमें चांस हो सकता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, और वो जो चीज़ हम मेजर नहीं कर पा रहे हल्की फुल्की, वो कितनी है 0.05 सेंटीमीटर, तो ये उसकी अनसर्टेनिटी है। और देखिए प्लस माइनस हम क्यों लिख रहे हैं, प्लस माइनस इसलिए कि वो उतना वो ज़्यादा भी हो सकता था, उतना पीछे भी जा सकता है। अब हमारी आंख जो है वो ज़्यादा मेजरमेंट नहीं कर पा रही क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन ही सबसे छोटी इतनी है, तो हम 33.5 तक ही मेजर कर पाए हैं, तो इसलिए एक दफ़ा इसके साथ प्लस लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस लिखते हैं कि भाई इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे पीछे भी हो सकता है, तो प्लस माइनस का ये मतलब होता है। लेकिन ये एक साइड की है 33.5 और दूसरी कितनी थी, वो 10 थी, तो 10 के साथ भी आपने प्लस माइनस 0.05 लिखना है, क्योंकि दूसरा कोना भी तो मेजर कर रहे हैं, तो दूसरे कोने में भी उतनी ही अनसर्टेनिटी होगी। और ज़ाहिर है आपको पता है कि एक तरफ से अगर यहाँ से 10 है और यहाँ से 30 है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 30 में से 10 को माइनस कराएं,
ठीक है, टोटल जो है उसमें से फिर वो माइनस होगा, तो 30 में से 10 माइनस कराएं तो वो 23.5 जो भी उसका बन रहा है, तो ये देखें 23.5 ये बनता है। लेकिन अब साथ ये जो अनसर्टेनिटी है इसका क्या करना है, ये बेसिकली आपस में क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। 0.05 है और ये 0.05 है, तो आपस में प्लस होके कितने हो जाएंगे, 0.1। ठीक है, अब का प्लस करके देखें कैलकुलेटर में, 0.05 प्लस 0.05 करें तो 0.1 आ जाता है। अब ये उसकी असल लंबाई है 23.5, लेकिन जाहिर है कि इसमें जो प्लस माइनस 0.1 का मतलब क्या है कि ये 23.5 थोड़ा सा आगे भी जा सकता है, थोड़ा पीछे भी हो सकता है, और कितना हो सकता है, 0.1। अब 0.1 अगर आप इसमें ऐड कराते हैं, 23.5 में 0.1 ऐड करें तो कितना बनता है, 23.6, तो ये देखें 23.6। और अगर आप माइनस कराते हैं 0.5 में से 0.1 निकालते हैं तो 0.4, तो ये कहता है ये दो लिमिट्स हो सकती हैं। यानी अब ये जो इसका आंसर है 23.4 से लेकर 23.6 के दरमियान में कहीं ना कहीं होगा। ठीक है, तो ये एक लिमिट हम डिवेलप कर लेते हैं इस तरह से कि जी लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। सो ये देखें लिख रहा है, इट मीन्स दैट द ट्रू लेंथ ऑफ द बुक इज इन बिटवीन 23.4 एंड 23.6। तो ये अनसर्टेनिटी जो पॉइंट है वो हमें बताता है कि कितना हम पीछे कितना हम आगे जा सकते हैं, हो सकते हैं। हेंस द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इज 0.05, वही बात आ गई, विच इज इक्विवेलेंट टू द अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1। जब एक्चुअल मेजरमेंट आप कर रहे हैं वो 0.1 की बन रही है, क्योंकि आप प्लस माइनस उसका देख रहे होते हैं। इनफैक्ट अब यहाँ से उसका प्रॉपर फार्मूला आएगा, ये यहाँ पे ये याद करने वाली चीज़ है, बाकी तो ये समझने वाला काम था ना, तो याद करने वाला यहाँ से है। अनसर्टेनिटी मे बी रिकॉर्डेड एज, अब यहाँ दो तरह से अनसर्टेनिटी को फार्मूला या मेजरमेंट दे रहा है। एक है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है कोई चीज़ बटे में होना, एक चीज़ ऊपर एक चीज़ नीचे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऊपर रख रहे हैं, वही एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के जो कम से कम मेजरमेंट एक इंस्ट्रूमेंट कर सकता है, और नीचे मेजर्ड वैल्यू जो आपने एक्चुअल कैलकुलेशन की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी जो अनसर्टेनिटी थी 0.05 थी, वो हम ऊपर रखेंगे, और जो मेजरमेंट हमने की है लेट्स सपोज 23.5 उसको नीचे रख लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो जो भी आंसर आता है, या ऐसे ही रहने देंगे पॉइंट में ले लें आंसर, तो ये क्या हो जाएगी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। लेकिन इसी को फिर परसेंटेज भी बनाई जा सकती है कि कोई भी चीज़ अगर बटे में बनी हुई है उसको जस्ट 100 से ज़रब दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने 100 से जब मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले फार्मूले को, तो ये परसेंटेज वाला फार्मूला, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसको तो ज़रूर आपने याद करना है, तैयार करना है। तो यहाँ तक तो एक बेसिक उसने आइडिया बता दिया कि जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी आती है, लाजमी आएगी। अब यहाँ कहता है अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। अब डिजिटल इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। अब ज़ाहिर है ये तो पुराना एक तरीका था ना, जैसे हम ज़ुबानी मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास जैसे मास को मेजर करने के लिए हमारे पास डिजिटल रखड़ी आ गई भी है, तो उसके ऊपर हम वज़न रखते हैं तो वो पॉइंट्स में भी हमें आंसर दे देती है 23.45 kg। अब उसकी भी अपनी लिमिट है। अब ये तो नहीं करेगा कि वो ये करेगा 23.45678015, कहाँ तक जाएगा पॉइंट को लेके, क्योंकि इतना वो एक्यूरेट तो नहीं होना, इतना ज़्यादा सेंसिटिव वो कैसे होगा। ठीक है, तो जहाँ पे वो रुकेगा वहाँ पे फिर अनसर्टेनिटी आएगी। तो यहाँ पे भी वो बात करेगा कि हमारे जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कैलकुलेटर्स वगैरह भी हैं, अब कैलकुलेटर में भी आप करके देखें तो पॉइंट के बाद वो लेके तो जाता है काफ़ी दूर तक, 9-10 डिजिट लेता है पॉइंट के बाद, लेकिन उसके बाद भी तो हो सकती है ना वैल्यूज, 100 वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, 1000 वैल्यूज़ भी आ सकती हैं। तो हर चीज़ की अपनी एक लिमिटेशन है। सम मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैव अ डिजिटल स्केल। ज़रा डिजिटल स्केल होता है, डिजिटल मतलब खुद कार चलने वाला, ऑटोमेटिक, ठीक है, रोबोटिक टाइप। वो यूजुअली एस्टिमेट 1 डिजिट बियॉन्ड व्हाट इज सर्टेन। तो फिर यहाँ हम क्या करते हैं कि जहाँ तक हमें लगता है कि ये सर्टन है, सही है, खास है, उससे 1 डिजिट और आगे ले लेते हैं, ज़रा अपने आप को और श्योर रखने के लिए। विद द डिजिटल स्केल दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सम फ्लक्चुएशन। और ज़ाहिर है वो जो आगे वाला एक नंबर ले रहे होते हैं उसकी फ्लक्चुएशन, कभी आपने देखा हो हमने वो चीज़ रखी हो तो वो आखिरी वाला हिस्सा जो है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, हल्का सा भी आपको चीज़ आगे पीछे करे उसने हिल जाना होता है। तो जो चीज़ फ्लक्चुएट कर रही है, आखिरी नंबर जो फ्लक्चुएट कर रहा है पॉइंट के बाद वाला, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारा अनसर्टन पॉइंट है। इन सम फ्लक्चुएशन ऑफ द लास्ट डिजिट, इफ द लास्ट डिजिट फ्लक्चुएट बाय 1 or 2, यानी कि आखिरी जो है वो हल्का फुल्का 1-2 डिजिट मूव कर रहा है, राइट डाउन दैट लास्ट डिजिट। तो वो जितना भी ऊपर नीचे हो रहा है उनको लिख लें, ठीक है। नहीं आ रहा है ना 43.456,
और कभी देखते हैं तो वो 4.7 हो जाता है। तो वो 6 और 7 उनको कहता है कि दोनों को आप लिख लें, उन नंबर्स को जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ठीक है। इफ फ्लक्चुएशन इज मोर देन 2, यानी कहता है एक नंबर से ज्यादा दो नंबर्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, यानी इस तरह से कर रहा है 3.456 है ना, तो 5 और 6 दोनों फ्लक्चुएट कर रहे हो, ठीक है। तो उस तरह से फिर कहता है वो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। एक नंबर अगर एंड वाला फ्लक्चुएट कर रहा है ना ऊपर नीचे, तो वो हर कहता है कि काम चल जाता है, उसको हम लिख लेते हैं। सो कहता है फ्लक्चुएशन इज मोर देन 2 और सो इज द लास्ट डिजिट, इट मे मीन्स, इसका फिर मतलब ये हो सकता है दैट द रीडिंग इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सम अदर फैक्टर्स। कहता है कि उसमें फिर और फैक्टर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना उसके अंदर। तो फिर कहता है ये इस तरह से, तो रिगार्डलेस ऑफ द रीजन कहते हैं अ लार्ज फ्लक्चुएशन मे मीन्स दैट द डिस्प्लेड डिजिट इज नॉट रियली सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब कहता है कि अगर ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन आ रही है, ठीक है ना, वो जो वैल्यू है 6 वैल्यू जो है वो कभी वो 1 पे चली जाती है और कभी 9 पे चली जाती है, तो ज़्यादा लंबी फ्लक्चुएशन अगर आ रही है तो फिर इसका मतलब यही है कि वो बेचारा सिग्निफिकेंट होने के काबिल ही नहीं है, उसको फिर बिल्कुल ही छोड़ दें आप। हल्की फुल्की हो रही है ना, 6 नंबर है तो कभी 7 पे जाता है, कभी 8 पे जाता है, तो फिर ठीक है, फिर आप उसको ले सकते हैं, उसको कहेंगे ठीक है ये सिग्निफिकेंट। लेकिन लार्ज फ्लक्चुएशन कर रहा है, फिर हमने उसको छोड़ देना, उसको सिग्निफिकेंट नहीं लेना। द इंडिकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी इन अ रिकॉर्डेड वैल्यू हैज बीन सिंप्लीफाइड। अब आगे वो यही बात कर रहा है कि अब असल फिर आ जाएगी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है। अब बात आ गई ना कि भाई सिग्निफिकेंट कौन है और कौन नहीं है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम, ठीक है, जो अहम है हमारे लिए वो सिग्निफिकेंट है, और नॉट सिग्निफिकेंट जो अहम नहीं है। लेकिन अब उसके रूल्स क्या हैं, कौन सिग्निफिकेंट होता है कौन नहीं, ये भी 9th क्लास में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो उसी को लेके हम यहाँ आगे चलेंगे।